फ्रेंड्स, अभी असल बात तो ये है कि इतना सब कुछ कहा गया है कि मुझे अब पता नहीं चलता कि मैं क्या कहूँ। और हर स्पीकर के स्पीच में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत अहम थे, बहुत उस पर विचार होना ज़रूरी है। शुरू में तो प्रशांत दयाल साहब ने उन्होंने जो कहा उसके बारे में मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन नदीम खान साहब ने भी बोला, प्रोफेसर अपूर्वानंद से ने भी उन्होंने भी वो टॉपिक टच किए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बात मैं भी मानता हूँ कि वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स ये कोई एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये तो होते रहते हैं। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी के होने की वजह से अगर आपके सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो बात अलग है। अगर हिंदुओं पर भी जुल्म होता होगा, वायलेशन होते होंगे उनके सिविल राइट्स के, तो ज़्यादातर वो इसलिए नहीं होते कि वो हिंदू है, कुछ दूसरे उसके रीजंस रहते हैं। इसलिए जो प्रोफेसर अपूर्वानंद उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी एक ही टाइप के हैं। दूसरी बात यह है कि मैं भी मानता हूँ कि इसमें दूसरे लोगों का जुड़ना बहुत मतलब ज़रूरी है। इट इज़ essential that people from other communities, majority community also join this movement। लेकिन वो होना भी थोड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश तो रहती है, लेकिन होना इसलिए मुश्किल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट जज था तो मैं देखता था कि जो हायर कास्ट से, हिंदू में कास्ट सिस्टम है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। और डॉक्टर आम्बेडकर ओपनली बोलते थे कि वो तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे बेस्ड सोसाइटी ऐसी है। तो वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी जहाँ है उधर आप इक्वालिटी का कंसेप्ट लाना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जैसे कहा गया कि वो फ्रीडम के बाद अपने आप अपनी सोसाइटी सुधारने वाली नहीं थी। उसके लिए एक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन का और किस तरह का समाज एक्सपेक्टेड है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसी टाइम कुछ ग्रुप जिनको ट्रेडिशनली एक फेवरेबल ग्रुप था, एडवांटेजेस पोजीशन थी, उनको ये डर था कि अपने हाथ से ये सब निकल जाएगा और इनका काउंटर प्रचार, ये जो प्रोपोगंडा चालू था वो कंटिन्यूसली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले से वो चालू था। जब उनको लगा कि फ्रीडम आज न कल मिलेगा, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो वो सब चालू था। उसमें डिटेल्स में अभी जाने का समय भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बात आपको कहूँगा ये, क्योंकि कुछ थोड़ी ऐसी बातें कह गई है कि दूसरे लोग ज्वाइन नहीं होते। एक मैं मानता हूँ कि दूसरे ज्वाइन हो गए तो एक क्रिटिसिज्म करने का मौका नहीं मिलेगा कि ये तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। जब मैंने APCR मुझे रिक्वेस्ट किया गया तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तभी मेरे कलीग ने मुझे बोला कि अरे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बातें होती है, ये प्रोपोगंडा है। लेकिन इसके पीछे एक बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदुओं के सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, क्या वो इतना सीरियसली लेते हैं? मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताऊंगा। मैंने ऐसे काफ़ी देखे हैं बात। मेरी एक कजिन सिस्टर है और वो उसके मेरे मतलब मैं छुपाना नहीं चाहता, मैं ब्राह्मीण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि पहले स्पीकर ने भी बोला मैं भी मराठी ब्राह्मीण कम्युनिटी से हूँ। लेकिन फ़र्क इतना था कि उनके पेरेंट्स को जानकारी नहीं थी मुस्लिमों की। मेरे फादर डॉक्टर थे और ऐसे हो गया कि उनके बहुत सारे दोस्त मुस्लिम थे, हमारे घर में उनका आना जाना था। तो हमारे दिल में तो बायस कभी था ही नहीं, हम 4 है भाई बहन। लेकिन हमको ये भी बहुत बाद में पता चला कि लोगों के मन में इतना है। कॉन्वर्सली दूसरी जो मेरी माँ के फैमिली के कुछ रिलेटिव्स थे, वो हिंदू महासभा RSS के स्ट्रांग वर्कर्स भी थे, एक्चुअल उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो क्या बहस उनकी होती थी, उनके विचार क्या है, वो भी हमें समझता था। मेरी माँ नहीं थी ऐसी, वो एक एक्सेप्शन थी, लेकिन बाकी उनके काफ़ी बहन भाई रिलेटिव्स में चलता था। तो मैं एक किस्सा आपको बताऊंगा। मेरी जो कजिन है वो भी फॉर्चुनेटली वैसी नहीं थी, लेकिन उनके देखो विचार कैसे बदल जाते हैं। वो बहुत बड़ी इंजीनियर थी, ME किया और वो बड़े पोजीशन पर थी। तो उसने मुझे एक किस्सा बताया
ये बताया उसने कि जैसे वो क्या बोलते थे कि आरएसएस वाले हमारी सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, कि वो जब नई सर्विस में लगे तो पंजाबी ड्रेस पहनते थे कॉलेज में, तो वैसे पहन के गई तो आरएसएस के एक लीडर ने बुलाया, बोले मैडम अभी आपके कॉलेज के दिन खत्म हो गए, अभी आपको साड़ी और ये सब पहनना चाहिए। मुझे अचरज ये हुआ कि वो इतनी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो एसएससी में बोर्ड में आई, इंजीनियरिंग में मेरिट में थी, उसको ये पता नहीं चला कि ये उसकी लिबर्टी पर एनक्रोचमेंट है, उसको वो समझ रही है कि मेरा प्रोटेक्शन है। तो जो पहले स्पीकर ने बोला कि वो ऐसा बहुत सारे हिंदू समझते हैं, अगर सरकार थोड़े मेरे हक छीन भी लेगा तो क्या है, मेरे हित में कर रहा है, ये भी फीलिंग है। इसलिए आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं फाइट करने की? जो ऐसे लोग हैं पहले उनको तो सुधराना होगा। तो मैंने मेरी सिस्टर को वो बोला कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, ये तुम्हारे विचार है ये प्रोटेक्शन के, अगर मेरी बेटी को कोई ऐसा कहता तो थप्पड़ मार देती उसको। हम लोग ने समझना चाहिए कि पहले लोगों को क्या सही क्या गलत ये आइडिया है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि सबको है, हमको साइड बाय साइड ये भी उनको सिखाना पड़ेगा। दे आर टू बी टॉट what are their rights, what type of society is expected when this constitution was brought। ये जानकारी देना एक साइड बाय साइड बहुत जरूरी है, उनके विचार चेंज करना जरूरी है। जब एक स्कॉलर लेडी जो इतने सालों बाद मुझे बोल रही है, वो ये समझती है कि उसके ड्रेस का कोड आरएसएस डिसाइड करे तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है, ये तो सिविल राइट्स का वायलेशन है। टेक एन एग्जाम्पल, आपने क्या पहनना और ये इस पर पराये किसी आदमी ने जो ना जान पहचान वाला उसने आके सलाह देना, लेकिन उनको बुरा नहीं लगता। तो इधर तक प्रॉब्लम हम लोग जब बोलते हैं दूसरे लोगों को इनके साथ ले लो या ये वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स उनका भी हो रहा है, उन्होंने भी जुड़ना चाहिए, उसमें क्या लिमिटेशंस है क्या प्रॉब्लम्स है ये हमने समझना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में था तभी मैंने देखा एक ट्रेंड था, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, जजेस सभी एज अ रूल सभी ऑनेस्ट रहते हैं और डेफिनेटली वो जुडिशियल सर्विस में जब आते हैं तो वो लॉ फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जस्टिस दिलाना, इसी उद्देश्य से इसी मकसद से आते हैं। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन था फ्रॉम ऑर्डर्स, क्योंकि मेरे पास अपील्स रिविजन्स आते थे, हम लोग की मीटिंग्स होती थी, वर्कशॉप्स होती थी। मैंने देखा अपनी सोसाइटी की कुछ पेक्युलरिटीज मैंने देखी, जो हायर क्लास जो पर्टिकुलरली लेडीज थी, जजेस जो हायर कास्ट से आती थी, वो ऑलवेज उनकी टेंडेंसी थी टू सपोर्ट स्टेट एक्शन एंड पुलिस एक्शन, और जो माइनॉरिटीज या दलित की थी उनकी उतनी नहीं थी टेंडेंसी। अब मैंने सोचा कि ये कैसे क्यों हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा, मैं कोई बहुत सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेरा लॉ छोड़ के बाकी फील्ड्स में भी बहुत नॉलेज है, ये मैं दावा कभी नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा तो मुझे पता चला उनको ये लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारी है, इसलिए अगर कुछ गलती भी उनसे हो गई तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो भ्रम है ये निकाल देना चाहिए। इसके लिए धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा, ये लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, सही क्या गलत क्या उनको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात जानना ज़रूरी है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट क्रिश्चियंस ऑल्सो, मुझे एक बात का पता अभी तक चला नहीं कि क्रिश्चियंस ज़्यादा आवाज़ क्यों नहीं उठाते। मैंने भी इंस्टेंस देखे हैं जहाँ उनके ऊपर भी उतने अत्याचार हुए जितने मुस्लिमों पर हुए, लेकिन उन बातों को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। तो इसलिए इस बात से मैं सहमत हूँ कि आपको पहले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर दूसरे लोग ज्वाइन होंगे। आप ही चुप रहोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरों को वो मुद्दे उठाना। तो ये भी बहुत सही बात कही प्रोफेसर अपूर्वानंद ने पर्टिकुलरली कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो हम उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो खुद लड़ने से खुद कतरा रहे हैं तो दूसरों को उनकी लड़ाई उठाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी बायस तो पहले से था, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसमें फ़र्क हो गया कि बायस था फिर भी वो दिखाना गलत है ऐसा समझते थे। अभी वो नहीं समझ रहे हैं बायस है तो क्या हम ओपनली दिखाएंगे बायस है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी है कि हमारा देश है। जब हिंदू राष्ट्र की जो भाषा करते हैं ये ओपनली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ओपनली। इसमें क्या बहुत ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस पर इतना बहस क्यों होता है।
क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र अगर है तो वो घटना विरोधी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। और आप अगर रिलीजियस स्टेट की बात कर रहे हो, और हिंदू राष्ट्र में उनकी संकल्पना क्या है कि हमारी इच्छा चलेगी, जो माइनॉरिटीज है, नॉन हिंदूज है, वो सबऑर्डिनेट ट्रीटमेंट उनको मिलेगी, वो सेकंड रेट सिटीजन्स रहेंगे, अगर सिटीजन्स रहेंगे तो भी। क्योंकि उसमें जो एक्सट्रीम लोग हैं वो बोलते हैं वो सिटीजन्स भी नहीं है, वो फॉरिनर्स है, यहां तक उनकी फिलॉसफी है। तो ये सब बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर अभी क्या किया जाए, एक ये बोला गया, किसी ने स्पीकर ने कहा कि हमको रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं भी मानता हूँ। तो हम लोग जो बोलते हैं कि हमारी महान संस्कृति है, वो सिर्फ वो बोलने के बजाय हमने ये भी सोचना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या डिफेक्ट्स है, और हमको वो रिमूव करने चाहिए। मेरे एक फ्रेंड है, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, तो उनका लेटर हेड है, उस पर उन्होंने लिखा है मेरा भारत महान नहीं है, बहुत बोल्ड में लिखा है, और नीचे लिखा है पर ये दोष मेरा है, मीन्स हम लोग का दोष चाहिए। लेकिन हम अगर झूठे बोलते रहे कि हमारी संस्कृति महान है, क्योंकि ये विचार से, ये झूठे विचार से एक ऐसा विचार फैलाया जाता है कि एक हिंदू संस्कृति बहुत ही बढ़िया संस्कृति थी, वो बहुत ही बड़ा अच्छा समाज था, और जो मुस्लिम या दूसरे आए, उनके आने से वो समाज हमारा खराब हो गया। ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ, ये सब प्रोपोगंडा के पीछे रहता है। सच या झूठ जो जानबूझ के करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कुछ लोग ये प्रोपोगंडा में आ जाते हैं और वो भी ये मानते हैं। जो मैं सिंपल बात कहूंगा, जब जो कास्ट सिस्टम है, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ऐसा उसको अंबेडकर ने कहा, तो ऐसे समाज कैसा अच्छा हो सकता है? उधर इक्वालिटी का जिधर कंसेप्ट ही नहीं है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि मतलब ये कंसेप्ट फॉरेन, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये हम लोग को देखो दिस मैग्ना कार्टा और दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी थी, लेकिन वैसे यहाँ कोई रिवॉल्यूशन हुई नहीं। ये कभी इक्वालिटी, ये समाज में दैट ऑल आर बॉर्न इक्वल, ये जो बेसिस है हमारा, आज ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं, सिविल राइट्स के बारे में बात कहते हैं, तो वो तो था ही नहीं वो सोसाइटी में। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं उसका रिलेवेंस इसलिए बोलता हूं कि ऐसे जो थॉट्स है कि हमारी बहुत ही बढ़िया संस्कृति थी, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं थी, एक आदर्श समाज था जहां सबको जस्टिस मिलता था, और वो समाज इनके आने से, इनके मतलब माइनॉरिटी के मुस्लिमों के आने से वो चला गया। और इसलिए अभी हमको हमारा जो लॉस हुआ है, जो वॉट एवर वी हैव लॉस्ट, वी हैव टू रीगेन इट, और इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये जो पहला भ्रम है, ये निकालना पड़ेगा। बाकी फेयर ट्रायल्स के बारे में सिस्टर जज ज्योत्सना याज्ञनिक, उन्होंने काफ़ी बातें बोली। प्रिजुडिस तो होता है, मैंने देखा है, ये कोई लीगल सेमिनार नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, अगर इंटरेस्ट है जिनको, या लॉयर्स जो, उनको मैं बता दूंगा कि जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस रहता है वो टेरर ट्रायल में बहुत अलग तरीके से किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन की, वही एविडेंस जो आप फेंक देते थे दूसरे केस में, उस पर आपने टेरर केसेस में रिलाय होके कन्विक्शन दिया है। ऐसे जो लॉयर्स हैं, मैंने बहुत स्टडी किया है, और मैंने खुद चलाए भी है केसेस, और क्या टाइप के केसेस रहते हैं, क्या नेचर ऑफ एविडेंस रहता है, ये भी मैंने देखा है। मैं ये नहीं कहता कि टेररिज्म नहीं है, लेकिन सवाल क्या होता है कि क्या आप, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, क्या आपको सही एक्यूज मिल गए हैं, या आपको किसी को दिखाना है, इसलिए किसके रेडिकल थॉट्स हो सकते हैं, उसको आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी दिखा के, ऐसा भी हो सकता है। और वो जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखना कि अगर वो ऑफेंस प्रूव होता है कि नहीं। और इसमें फिर बायस का बहुत bias comes in picture in these type of situations, because the assessment of the judge of the evidence depends on the bias subconsciously. मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे जजमेंट्स हैं कि जो वहाँ एविडेंस का अप्रिसिएशन ठीक तरह से हुआ नहीं है, जस्ट बिकॉज दे वर प्रोजेक्टेड एज ट्रायल केसेस। और जो नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के कुछ ऑर्गेनाइजर, ये लेने से बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। वो बोलते हैं क्या है, असेसमेंट ही सब पूरा उनका चेंज हो जाता है केसेस के बारे में। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपको मालूम है कि कन्फेशन, पुलिस के सामने जो कन्फेशन देते हैं वो एडमिसिबल नहीं है,
उसके बहुत सारे रीजंस है, इट इज नॉट लाइकली टू बी ट्रू, बट रियल रीजन है कि पुलिस फिर टॉर्चर करके आपसे कन्फेशन ले लेंगे। और हमको वी वांट लॉ टू बी फॉलोड एंड गिल्टी टू बी पनिश्ड, बट बाय एक्सेप्टेड मेथड्स, नॉट बाय एनी मेथड। मतलब उसको मार के उसके कन्फेशन लेके अगर उसने किया भी है तो वी डोंट वांट दैट सिस्टम ऑफ लॉ टू प्रिवेल। ये ऐसी अपनी लीगल जूरिस्प्रूडेंस हमारा ऐसे है। तो कन्फेशन पुलिस के सामने एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप मैजिस्ट्रेट के सामने दो तो एडमिसिबल है। लेकिन वहां भी क्योंकि कन्फेशन इज नेचुरली वेरी एब्सर्ड, मतलब आप अपने डैमेज में स्टेटमेंट क्यों करोगे, तो इसलिए लॉ प्रिस्क्राइब सर्टन गाइडलाइंस कि भाई मैजिस्ट्रेट ने भी जब रिकॉर्ड किया है तो ही शुड इंश्योर कि उस पर ऊपर प्रेशर नहीं था। और कोई ऐसे प्रोसीजरल लॉज बाय ऑल हाई कोर्ट्स हैव लेड डाउन दीज प्रोसीजरल गाइडलाइंस इन देयर क्रिमिनल मैन्युअल विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें लिखा है उसको फलाना पूछना चाहिए, टाइम देना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, उसको ये पूछना चाहिए कि तुम क्यों कन्फेस कर रहे हो, इससे तुमको सजा हो सकती है। ये सब जो बातें हैं ये इसलिए है कि उसका कन्फेशन वॉलंटरी होना बहुत जरूरी है, और वो वॉलंटरीनेस है, ये जिम्मेदारी ये जज ने लेनी चाहिए कि ये वॉलंटरी है, फिर ही वो एक्ट किया जाएगा। तो एक केस में बाद में जो ऐसे टाड़ा में पर्टिकुलरली जब आया तो कन्फेशन बिफोर पुलिस वाज मेड एडमिसिबल। उसके ऊपर तो बहुत कहने जैसी बातें हैं, लेकिन ऐसे मैंने लीगल सेमिनार नहीं है तो मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं उसमें। लेकिन उसमें भी पुलिस सुपरिटेंडेंट को पावर दिया था, सुपरिटेंडेंट लेवल को, टू कन्फेशन रिकॉर्ड कन्फेशन। अभी उसमें क्या हुआ, जो गाइडलाइंस थी जो मैजिस्ट्रेट्स को दी गई है टू इंश्योर दैट द कन्फेशन इज वॉलंटरी, वो फॉलो नहीं की गई थी। और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस हैं कि भाई ये अगर फॉलो नहीं की प्रोसीजर तो द कन्फेशन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। लेकिन मजे की बात क्या हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा व्यू लिया कि ये गाइडलाइंस तो मैजिस्ट्रेट्स के लिए है, ये पुलिस ऑफिसर जब कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो ये गाइडलाइंस की कुछ जरूरत नहीं। और एक्सेप्टिंग दैट कन्फेशन पर्सन्स वर कन्विक्टेड। ये बॉम्बे की केस थी ओरिजिनली। अब ये तो इतनी अब्सर्ड बात है कि अगर मैजिस्ट्रेट को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इफ दीज गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड। इफ दीज गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड यू आर अनेबल टू कम टू अ कंक्लूजन दैट द कन्फेशन इज वॉलंटरी। तो पुलिस ने वही किया विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, तो आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हो। दिस जस्ट बिकॉज इट वॉज अ केस इन्वॉल्विंग टेरर। तो ये सब बातें होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ऑनर किलिंग के बारे में बोला गया, ऑनर किलिंग तो बहुत एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस, लेकिन मैंने ऐसे भी ऑर्डर्स देखे हैं जहां ऑनर किलिंग हैज बीन कंसिडर्ड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। मेरे सामने ऐसे जजमेंट दिखाए गए थे व्हेन आई वाज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि नहीं, उसको इसलिए गुस्सा आया कि उसने लो कास्ट के आदमी के साथ शादी कर ली, इसलिए प्रोवोक होकर उसने किया, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस which should be actually an aggravating. I was holding, I said in court because that time I was at district, I said ये तो aggravating है. He said no, your honor ये ऐसा है, this is a mitigating circumstance. अभी I could, it was not of the same high court और इसमें इतना क्लियर लिखा नहीं था, so I could do it legally. लेकिन ये बातें भी रहती है। अभी विटनेसेस के जो वो इनसिक्योर करते हैं उसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि मॉब लिंचिंग और ये जो इंसिडेंट होते हैं उसके बाद में केसेस चलेंगे। उसके बाद अगर विटनेसेस होस्टाइल होते हैं, होस्टाइल होना ये बहुत कॉमन है और लोग छूट जाते हैं। तो वो जो जज याग्निक शी सेड दैट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। लेकिन उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि मेनी टाइम्स द जजेस पर्सनैलिटी मैटर्स। आप कोर्ट में उनको कैसे कंफर्टेबल फील करते हो, उससे वकीलों की भी हिम्मत बढ़ती है। मैंने देखा है कि क्रॉस करते समय भी कभी कभी डरते थे, क्रॉस करते समय, लेकिन अगर उनको लगा कि इंटरवेंशंस के बारे में जज इज वेरी स्ट्रांग, वो परमिट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ के वो अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। तो ये भी कुछ मुद्दे हैं। ये हाउसिंग का प्रॉब्लम जो भावना जी ने बताया, ये तो मैंने देखा है बॉम्बे में। यूजुअली आपको कोई पोजीशन होगी तो यूजुअली आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन एक एसीपी के लेवल के आदमी ने मुझे बताया आफ्टर माई रिटायरमेंट, पहले तो बातें इतनी करना मुश्किल था, तो उन्होंने बताया ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फाइनेंशियली ऑल्सो साउंड है, लेकिन
उनको घर मिलना बहुत मुश्किल है इन सर्टन एरियाज इन बॉम्बे। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि जो ईद के टाइम जो खीर कुरमा देते हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे जहाँ रहते हैं वहाँ, वो काफ़ी हिंदूज है, तो वहाँ वो लोगों को उन्होंने फेंकते हुए देखा है बाद में। वो मतलब लेते तो है, फेंकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि इसमें क्या मालूम क्या है, मतलब इतना डिस्ट्रस्ट है। अभी डिमोलिशन ऑफ हाउसेस के बारे में भी हुआ, ये कहा जाता है कि वो अनऑथराइज्ड है। अरे लेकिन मोटिव का क्या है? देयर इज वन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जस्टिस का एक कंसेप्ट है कि भाई आपका मोटिव क्या है। आपको पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गैर उद्देश्य वो पावर इस्तेमाल करो। आप अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो मालाफाइड एक्शन हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक्शन सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और प्रोसीजर का क्या? इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस प्रोसीजर इज टोटली वायलेटेड। अगर तोड़ना भी है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है इन एवरी एक्ट, वो फॉलो नहीं किया जाता। तो एपीसीआर इज राइटली हैंडलिंग सच केसेस। बाद में मैं बोलूंगा कि अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू जुडिशियरी ओनली एंड दैट इज बीइंग डन। लेकिन लोगों की समझ चेंज करना ये भी अपना एक बड़ा टास्क है, और धीरे धीरे साइड बाय साइड ये सब करना पड़ेगा। बाकी डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर्स, लैक्सिटी इन इन्वेस्टिगेशन, ये तो सब देख ही रहे। अभी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल हेट स्पीचेस के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्शंस हैं कि ये करो। तो अभी एफआईआर तो ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के डर से, लेकिन आगे कुछ नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि एफआईआर रजिस्टर करो। अभी एफआईआर रजिस्टर करो का मतलब यह होता है कि एफआईआर रजिस्टर करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे इन्वेस्टिगेट करो। तो वो नहीं कर रहे हैं, वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अरेस्ट के मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अगर आप अरेस्ट के बगैर एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो तो करो अरेस्ट। आई नेवर सपोर्ट कि आप अरेस्ट करके उसको डिटेन करो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करो, एविडेंस तो कलेक्ट कर दो और प्रोसिक्यूट करो। तो ये बातें हैं। फिर प्रदीप कांत साहब ने तो उन्होंने सब एपीसीआर की मतलब जो कार्य कक्षा है, व्हाट दे आर डूइंग, वो सब बताया। कॉन्क्रीट केसेस बताए जहां एपीसीआर इंटरवेन कर रही है और उनके इंटरवेंशन सक्सेसफुल हुए हैं, उससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है। और सबसे बड़ी बात वो जो कहते हैं वो उससे मैं सहमत हूँ कि इससे हौसला बढ़ जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें, क्योंकि हमको लड़ाई सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से लड़नी है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज नहीं करेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे कि हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो फिर उससे बहुत सारी सीरियस बातें हो सकती है। आप दूसरा कुछ सोचेंगे, वो मेथड्स हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे पास सॉल्यूशंस है। इफ वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन लेटर एंड स्पिरिट, तो आपको जरूरत नहीं है कि कभी आपको ऐसा लगे कि कोई गैर कानूनी तरीके से इंसाफ एक्सपेक्ट करे। और अगर आप ये लड़ाई छोड़ देंगे और डिप्रेशन में जाएंगे तो उसका ये मतलब होगा इनजस्टिस का सेंस तो आपका जाएगा नहीं, तो वो सेंस आपको कुछ दूसरा गलत काम करने को प्रोवोक कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई कानूनन इसी तरह से लड़ती जानी चाहिए। आफ्टर ऑल कोर्ट्स आर द गार्डियंस ऑफ आवर लिबर्टीज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में टास्क दिया है कि ये गार्ड करना, राइट्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्पेशल पावर है टू डिक्लेयर इवन अ लॉ अल्ट्रा वायर्स। मतलब पार्लियामेंट ने किया हुआ लॉ भी इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और फेयरनेस, तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जीक्यूटिव एक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन लॉ भी। तो इतनी बड़ी पावर्स है। समटाइम्स यू मे नॉट गेट एन एक्सपेक्टेड वर्डिक्ट फ्रॉम जुडिशियरी, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं, अभी उसमें जाने में कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आई एक्सेप्ट कि उधर ही जाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का एक मतलब ये है, डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ मेजॉरिटी। उसके बहुत सारे डेफिनेशंस है। एक अब्राहम लिंकन का भी फेमस है, कई लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी का रूल, ये जो डेफिनेशन है, ये इतना सही नहीं है। ऐसे कुछ लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब हम 10 लोग हैं, 9 लोग जो बोलेंगे वैसा होगा, ऐसा नहीं है।
डेमोक्रेसी का रियल डिफरेंस, डेमोक्रेसी एंड अदर सिस्टम्स दे बेसिकली डिफर इन दिस कि माइनॉरिटीज के राइट का प्रोटेक्शन एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। डेमोक्रेसी का एक मेजर पॉइंट है कि माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट करना। मेजॉरिटी का सपोर्ट तो डिक्टेटर को भी लगता है, नहीं तो वो डिक्टेटर नहीं बन सकता, उसका राज नहीं चल सकता। पहले जो किंग्स थे वो तो इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन प्रजा को खुश करने की कोशिश वो भी करते थे, क्योंकि उनको उनका किंगडम प्रिजर्व करने के लिए वो जरूरी था। तो ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट ये है कि माइनॉरिटीज के राइट का प्रोटेक्शन करना। और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को कभी कभी काफी बातें की गई, मैं उसी बातों को लेकर मैं कहूंगा कि उनको इलेक्ट होने की जरूरत रहती है। जब आपकी सोसाइटी ऐसी है, जब आपको लगता है कि आप मुस्लिमों का खड़े होने से, मुस्लिमों के साथ ओपनली खड़े होने से आपके वोट जाएंगे, तो वो बेचारे सोचते हैं अगर मैं पावर में नहीं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा। उनका ये प्रॉब्लम रहता है। तो वो समाज जब सुधरेगा तो ये बातें बदलेगी, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन ये हो रहा है ऐसे कि अगर ओपनली साथ में मुस्लिमों के रहने के लिए कोई अगर तैयार नहीं है, इनजस्टिस क्लियर होने के बाद भी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको जस्टिस के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ऐसे हो सकता है गवर्नमेंट से कि जो वोट बैंक जिसको बोलते हैं, जहां से वोट मिलेंगे, पावर रहेगी, उसी लोगों की पॉलिसी या उनके व्यूज वो ले लेंगे, या कम से कम उनको अनॉय नहीं करेंगे ताकि दूसरी पार्टी उसका फायदा ना उठाए। ये उनकी मजबूरी है। सही गलत क्या है मैं इसमें डिटेल में अभी बात नहीं, लेकिन ये रियलिटी है कि वो ऐसा सोचते हैं। जैसे अभी काफी स्ट्रांग हो गया दिस ऑपोजिशन, काफी स्ट्रांग हो गया, तो वो मानते हैं कि उनको काफी हिंदुओं का भी सपोर्ट मिला। अब उनको डर है कि अगर ज्यादा एक्सट्रीम व्यू बोलेंगे, मतलब सच का व्यू, सच का साथ देंगे, पूरे 100% ट्रूथ बोलोगे, तो शायद जो मिला है साथ वो भी फिर से चला जाएगा। तो उनकी भी ये मजबूरी है। तो इसलिए द लास्ट रिसोर्ट इज ओनली जुडिशियरी। जुडिशियरी को इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती, वो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, उनके बाजू से जाने की उनको कोई जरूरत नहीं रहती। और जुडिशियरी से अगर जस्टिस नहीं मिलता है, वो सिर्फ इसलिए कि प्रिजुडिस और बायस, एक सिस्टमैटिकली जो डेमोक्रेसी प्रिजर्व करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये धीरे धीरे कंट्रोल में ऐसे लोगों ने लिया है कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र वाले अगर वो कंट्रोल करेंगे तो उनकी फिलॉसफी क्या रहेगी? और फिर जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी वो इसी तरह से करते हैं। एक मोहन गोपाल के नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहीं लिखा था, मैं उनको जानता हूँ, उनके बहुत मतलब ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन। तो समवेयर ही हैड रिटन कि जजेस who need support from these ancient texts, जैसे कुरान हो या भगवत गीता हो, to support their decision rather than constitutional provisions are actually creating problems. आपको जो सही गलत है उसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। कई बातें कह गई जो मेरे दिमाग में आए, मैंने बता। ये ट्रिपल तलाक के बारे में भी मैं सहमत हूँ प्रोफेसर अपूर्वा उनसे कि मतलब ये क्रिमिनलाइज करने की क्या जरूरत थी? आप वो इनवैलिड कर सकते हैं, क्रिमिनलाइज करना इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन उससे एक बात मुझे याद आई, एक शाहबानो का केस जो था, जिसके ऊपर काफी लिखा गया है लेकिन सही लिखा नहीं गया है। बहुत सारे लोगों ने मतलब समझ लिया है वो क्यों हुआ सब, शायद मुस्लिमों को भी पता नहीं है कि वो क्यों हुआ। उस टाइम प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि एक डाइवर्स लेडी को मतलब मेंटेनेंस दिया गया, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी प्रोवोक हो गई और इसका उनके खिलाफ प्रोपोगंडा बोल के यूज किया गया कि देखो ये डाइवर्स वुमन को ये मेंटेनेंस देने के लिए तैयार नहीं है। बात वो नहीं है। 79 दिसंबर में, जनवरी 80 में मैंने प्रैक्टिस चालू की, तो बहुत ही यंग लॉयर था, तभी भी मुस्लिम डाइवर्स वीमेन यूज टू गेट मेंटेनेंस, ये मैंने खुद देखा है। और बाद में मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला क्या होता था। वो जो सेक्शन है वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था, अभी नए इसमें क्या है उसका सेक्शन मुझे मालूम नहीं, सेक्शन 125, जिसमें था कि दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी कम्युनिटीज, मतलब उसमें रिलीजन का, पर्सनल लॉ का कुछ सवाल नहीं। दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एंड द आइडिया वाज टू गिव इमीडिएट रिलीफ
टू दी वुमेन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी। तो उसके पहले कम से कम 2 जजमेंट थे शाहबानू के केस के पहले, दोनों कृष्णा अय्यर के थे। एक बाई ताहिरा, मुझे लगता है 78 का होगा, और दूसरा भी एक है, लॉयर से तो लॉयर चेक कर सकते हैं। उधर ये प्ली ली गई थी क्योंकि वो प्रोविजन में क्या है कि इफ अकॉर्डिंग टू द लॉ गवर्निंग द पार्टीज, पर्सनल लॉ गवर्निंग द पार्टीज, इफ एन अमाउंट इज पेएबल ऑन डिवोर्स एंड इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट दैट अमाउंट हैज बीन पेड, देन ही विल कैंसल द ऑर्डर। तो ये आर्गुमेंट था कि जो मेयर है वो दे दिया तो देन देयर इज नो लायबिलिटी फॉर गिविंग मेंटेनेंस। तो दिस वाज निगेटिव्ड अर्लियर ट्वाइस बाय सुप्रीम कोर्ट एंड मुस्लिम वीमेन यूज्ड टू गेट, क्योंकि जस्टिस कृष्णा अय्यर सेड कि वॉट एवर मे बी द केस, वी कांट लीव द लेडी ऑन स्ट्रीट्स। आज इफ शी इज अनेबल टू सर्वाइव, तो द हस्बैंड शुड प्रोटेक्ट till it is decided by a personal law court, whatever by a civil litigation applicable to them। तो ऐसे मेंटेनेंस दिया था और उसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। लेकिन शाहबानू के केस में क्या हुआ, वो आप अगर जजमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा सार्कास्टिकली रिटन है। दे ट्राइड टू इंटरप्रेट कुरान, they tried to suggest that your religion cannot be so harsh so as to treat the woman like this। तो इन सब बातों से वो शुरू हुआ होगा। दैट टाइम आई वॉज नॉट, मतलब आई वॉज अ वेरी जूनियर लॉयर जब 86 की बात है ये। बट बाद में वो जब जजमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वो प्रॉपरली किसी ने समझा नहीं। वो इशू इंपॉर्टेंट नहीं था, जिस तरह से हैंडल किया गया, जो एक छेड़ने की कोशिश की मुस्लिम लोगों को, ऐसा मुझे भी जजमेंट पढ़ के लगता है, इसलिए वो सब हुआ। तो ये सारी बातें हैं, मतलब ये नई बात नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जो छुपके या आपस में की जाती थी बातें, वो अभी ओपनली हो रही है और उसमें कुछ गलत नहीं समझा जाता। ये नहीं समझा जाता कि इससे कोई बोलने वाला प्रॉब्लम में आ जाएगा। उल्टा वो, जैसे किसी ने वीडियो की बात की, जो वीडियो शूटिंग खुद करते हैं, तो इसलिए कि हिम्मत बढ़ाने के लिए, देखो कुछ नहीं होगा मतलब हमारा। तो ये जो बातें है बहुत सीरियस है, ये कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकते। लास्ट 10 ईयर्स में ये चेंज हो गया है और हम बहुत ही एक डेंजरस टाइप की सोसाइटी बन गई है। महाराष्ट्र में एक दूसरा ग्रुप है APCR छोड़ के, मैंने उनके भी देखा, क्योंकि हमको सबको साथ लेके काम करना है, क्योंकि सबका ऑब्जेक्ट अगर एक होगा तो वी कैन वर्क टुगेदर। तो उन्होंने तो ऐसे कई केसेस दिए हैं, छोटे छोटे विलेजेस में जो इतने बड़े प्रॉब्लम हुए, प्लान करके मुस्लिमों को टारगेट किया गया है और उस पर प्रॉपर पुलिस एक्शन नहीं होती। वो भी डर जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ मतलब फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल ऑफ, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, सोशली दे आर बैकवर्ड। तो APCR इस मामले में उनकी मदद कर सकता है और इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि हमको ये बैटल्स कोर्ट में लड़नी है। पॉलिटिकली तो हम लड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, प्रोपोगंडा करना पड़ेगा, झूठा प्रोपोगंडा करने वालों से बच के रहना पड़ेगा और उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, जो दिखाते हैं कि दे आर टेकिंग अ बैलेंस्ड व्यू बट एक्चुअली दे वांट टू सपोर्ट दीज पीपल। बेसिकली एक बात माननी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में इक्वालिटी कहाँ होगी? अगर आपका मतलब राष्ट्र ही ग्रेडेड इनइक्वालिटी पर होगा तो कहाँ उसमें आप मतलब ये सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन करोगे, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करोगे? तो ये बातें हैं, ये धीरे धीरे समझाने की जरूरत है। वो साइड बाय साइड APCR बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स ये सब कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर का भी होना बहुत जरूरी है, दो इट इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन होता क्या है कि आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आपको अथॉरिटी रहेगी तो वो चेंजेस करना इजी होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, नो डाउट ब्रिटिश रूल वाज फॉरेन रूल, वो हमारा रूल नहीं था, लेकिन मैं अभी भी दावे से कह सकता हूँ और बहस के लिए तैयार हूँ कि सर्टन रिफॉर्म्स व्हिच वर मेड इन द हिंदू रिलीजन वेर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। तभी के प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे हिंदूज, वो सब उस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे। जैसे जो कंसेंट एज बढ़ाने की बात की थी, मतलब हिंदुओं में से ही कुछ ग्रुप्स थे प्रोग्रेसिव, वो बोलते थे, गवर्नमेंट को पिटिशन करते थे। तो यहाँ के कुछ बहुत ही बड़े लीडर्स, नाम नहीं अभी लूंगा क्योंकि और नई कंट्रोवर्सी में, उन्होंने अपोज किया था कि कंसेंट की जरूरत ही नहीं, हिंदू मैरिज में तो वो दान है, फादर देता है कन्या को, तो हमको कंसेंट का एज और उसकी कुछ जरूरत ही नहीं। तो ये सब हो सका क्योंकि ब्रिटिश रूल था
अगर बाकी रूल होता तो ये शायद कर नहीं सकते। जैसे सती की जो चाल थी, सती, उसके बारे में ऑफकोर्स वो इतना बुरा था कि कोई उसका जस्टिफिकेशन देता नहीं ओपनली, लेकिन वो चालू थी। मुझे डाउट है कि अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो क्या वो बंद करवा सकते थे, ये डाउट। तो ये सारी बातें हैं, हम लोगों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए फर्स्ट हमारी सोसाइटी कैसी थी जब ब्रिटिश आए तब, और जाने के बाद वो सोसाइटी हमको नहीं चाहिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन से एक नया क्या एक्सपेक्टेड है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए वो बहुत ही लंबा कोर्स है। एपीसीआर को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। शुरू में और एक बात है, अभी गुजरात का अभी उन्होंने शुरू तो किया है, लेकिन पब्लिक मीटिंग उनकी पहली है, आगे काम बहुत बढ़ेगा, मुझे यकीन है। बहुत ही अच्छे स्पीचेस आज हुए। एक में मुझे लगता है कि हेट स्पीचेस जो ओपनली दिए जा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही इमीडिएटली एक्शन लेना जरूरी है। आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं। इनफैक्ट उस पर स्यू मोटो एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है, कम से कम 2 जजमेंट्स में। तो ये अगर हो नहीं रहा है तो आप वो फॉलो कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डायरेक्शन दिया तो दैट इज बाइंडिंग ऑन देम, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो लॉयर्स का इसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। गुजरात अभी प्रेसिडेंट खुद एक लॉयर है, वो और लॉयर्स को अट्रैक्ट करेंगे और एक आपकी अच्छी टीम रहेगी। मैं एपीसीआर महाराष्ट्र का हिस्सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, कोई बोले खुद को, ये एपीसीआर बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे बॉडी की आज बहुत ज़रूरत है, और जो मेन फोकस उनका है कि भाई इनजस्टिस हुआ, वायलेशन हुआ राइट्स का, तो उसके लिए जुडिशियरी से दाद मांगना, ये आज यही एक सही मतलब तरीका है। और उस तरीके से आप जरूर जाएंगे और आपको फायदा होगा। धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, लोगों की सोच बदलना, इसको बहुत समय लगेगा, और वो भी साइड बाय साइड हम करते रहेंगे। साथ में हमने ये देखा है कि लीगल एड अगर एफिशिएंट हो तो काफ़ी जजमेंट्स तुम्हारे फेवर में आते हैं। आप अगर आपका सही होगा तो कॉम्पिटेंट लीगल एड, मतलब टू ऑब्टेन दैट एंड टू प्रोवाइड टू दीज विक्टिम्स, ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और इन सब बातों में आप सक्सेसफुल होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि कुछ ही दिनों में एक हम बेटर चेंज विल फील, मतलब एक बेटर सोसाइटी के लिए हमको अपने देश को एक बहुत अच्छा समाज बनाना, अच्छा देश बनाना है, पावरफुल देश बनाना है। और उसके लिए जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये डिस्पैरिटी जो है वो जानी चाहिए, और इसके लिए हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा, वायलेशंस को फाइट करनी चाहिए, और वो सब आप करोगे, ये मुझे उम्मीद है। मुझे बुलाने के लिए यहाँ थैंक यू वेरी मच।